हाय ब्रो, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं सीओए की पीवाईक्यू एंड डीपीपी सीरीज़ को। और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होने वाला है अपने सीओए की सीरीज़ का। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक है वो सारे पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और पाइपलाइन प्रोसेस का ही है। और पीवाईक्यू जो हम लोग कल कर रहे थे राइट, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और आज जो है हम लोग उसको पूरा एंड कर देंगे। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने हैं आज। तो एनईटी टाइप का क्वेश्चन है और 17 में 2 मार्क्स का आया था। कंसीडर रिस्क मशीन वेयर ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जैक्टली 4 बाइट लॉन्ग। ठीक, इंस्ट्रक्शन का साइज हम लोग को 4 बाइट दे दिया गया है। ठीक है, द कंडीशन एंड अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन यूजेस। अच्छा देखो, यहाँ पे जो हम लोग एड्रेसिंग मोड वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज किया गया। ठीक है, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड मतलब जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को एड्रेस दिया रहता है ना, उस वो क्या होता है, वो एक तरह से ऑफसेट का काम करता है। और जो पीसी प्रोग्राम काउंटर वैल्यू होती है वो बेस एड, यानी प्रोग्राम काउंटर और ऑफसेट दो जो एड्रेस दिया इंस्ट्रक्शन के अंदर, उन दोनों को ऐड करते तो हम लोग का इफेक्टिव एड्रेस बनता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है पीसी रिलेटिव मोड का। विथ ऑफसेट स्पेसिफाइड इन बाइट टू द टारगेट लोकेशन। ठीक है, ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्दर द ऑफसेट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम सीक्वेंस। तो यहाँ पे तो क्या दे दिया, यानी कि जैसे अभी जैसे आई वाले को हम लोग रीड कर रहे हैं, आई वाले जैसे हम लोग का इंस्ट्रक्शन फेच होगा वैसे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू i+1 हो जाएगी। यही बता रहा है कि द फर्दर ऑफसेट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये आई वाले इंस्ट्रक्शन जो अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी बात नहीं हो रहा, वो इंस्ट्रक्शन पे अगर काम हो रहा है तो बेस एड्रेस होगा वो यहाँ का होगा। ठीक है, बस नॉर्मली यही होता भी है। और सीखा है, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि एक्चुअली यही कंडीशन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, हम लोग को सीक्वेंस दिया। इफ द टारगेट of the branch instruction is I, then the decimal value of offset is। ठीक है, तो यहाँ बोला गया अगर यहाँ पे I ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो डेसिमल वैल्यू ऑफ ऑफसेट कितना होगा। सो अब इसके सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में आने हैं तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो दे दिया गया जो हर एक जो जितने भी इंस्ट्रक्शन है किया 4 बाइट के लॉन्ग है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का साइज कितना 4 बाइट है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करता हूँ, आई की कुछ वैल्यू इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आई के फॉर्मेट पे रहने दें, दोनों से आंसर आ जाए। पर देखो जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, जैसे मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं जनरली क्या आई की वैल्यू को 1000 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूँ, कलर एक्शन कलर 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 वाइट है, तो इसको मैं 1000 एज्यूम कर लिया हूँ। ठीक है, तो कुछ और लाइंस बनानी होंगी। उसके बाद इसमें 1 2 1 2 3 4 4 है ना। तो 3 3 4 है। ठीक है, ऐसे ही है। एक लाइन और मैं बना देता हूँ, इसको 20 से स्प्लिट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर या मैं इसको एड्रेस बोल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एड्रेस है और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जो भी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले वो आई इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये हम लोग इंस्ट्रक्शन आई है, ये i+1 है, i+2 है, i+3 है, और यहाँ पे i+4 मान ले रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसको एक्चुअली बनाना चाहिए बट ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ पे जगह तो लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मान लेते आई इंस्ट्रक्शन जो है अभी 1000 एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, तो 1000 एड्रेस लेके कहाँ तक होगा, 1004 तक होगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो ऐड वाला जो भी लिखा गया वो लिखा रहेगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन 1005 से स्टार्ट होगा, कितना होगा 1008 तक होगा। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्या है 1009 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा 1012 तक होगा। राइट, ठीक है, उसके बाद 1000 कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 13 हो गया ना, 13 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, वेट वेट सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1000 से लेकर 3 तक होगा ना, तो 5 हो गया। और यहाँ पे ये हम लोग का 4 से स्टार्ट होगा, 3 तक, 4 से लेके 7 तक होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 8 से लेके, और ये कितना होगा, 8 से लेके कितना होगा, ये होगा हम लोग का 11 तक। राइट, और ये 12 से होगा। हाँ,
12 से लेके 1000 कितना 15 तक होगा। उसके बाद 1016 से लेके 1000 कहीं तक हो। इससे हम लोग मतलब हम लोग को 16 से मतलब है कि यहाँ जो फर्स्ट एड्रेस है वो क्या है, प्रोग्राम काउंटर। क्योंकि प्रोग्राम का जब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर पे तो यही वैल्यू होगी, तो ये हम लोग ये पीसी की वैल्यू आगे। ठीक है, पीसी में हम लोग को ऑफसेट ऐड करना है, हमें प्लस करना है ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट हम लोग कितना है यहाँ पे, वो हो जाएगा ऑफसेट 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 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा 1016 प्लस ऑफसेट। ऑफसेट तो हम लोग निकालना है, राइट। ऑफसेट ही हम लोग से पूछा गया। ऑफसेट ये इसकी वैल्यू कितनी आई दी, आई की वैल्यू कितनी है 1000 है। ठीक है, तो यहाँ से ऑफसेट की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गए 16। और ये हमसे पूछा गया तो इसका आंसर कितना आ गया 16 आ जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पहले एक्चुअली ये -16 आएगा ना, तो ये माइनस में लगाना भूल गया, यहाँ पे -16 होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑफसेट 1016 हो जाएगा तो 1000 -1016 आएगा, राइट। ठीक है, ऑल राइट। सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये 2015 में 2 मार्क्स का था। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सीक्वेंस हैविंग 5 इंस्ट्रक्शन I1 से लेके I5। ईच इंस्ट्रक्शन हैज फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, ओपी है RI RJ RK। ठीक है, वेयर ऑपरेशन इज परफॉर्म ओपी, ओपी मतलब ऑपकोड होगा एक्चुअली। ठीक, ऑपरेशन या ऑपरेशन में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपकोड है, वैसे जनरली ऑपकोड होते हैं। एंड RJ RK क्या रजिस्टर है, ठीक है। और जो रिजल्ट होगा वो RI में स्टोर होगा। ठीक है, यानी पहला वाला टारगेट है, दो वाले दो क्या ऑपरेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे कुछ 5 इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I5। एंटी डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, एक का रिजल्ट जो है दूसरे के जैसे एक आउटपुट जो है दूसरे के इनपुट की तरह काम करेगा। एंटी डिपेंडेंसी मतलब इसका अपोजिट होता है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो I2 एंड I5 की बात कर रहा है। I2 मतलब कहाँ है, I2 यहाँ पर है, ये वाला I2 है। I5 का यहाँ पर है, तो यहाँ पे एंटी डिपेंडेंसी की बात की गई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या कहा जाए, मतलब कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो एंटी डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटी डिपेंडेंसी का मतलब होता है कहाँ पे लिखा था एंटी डिपेंडेंसी, हाँ यहाँ पे लिखा ना। ये जो एंटी डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने वो देखा है क्या डिपेंडेंसी में 3 तरह की डिपेंडेंसी होती है, राइट। सबसे पहले होती है रॉ होती है, जो कि एक्चुअली हम लोग डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से क्या रॉ की वजह से स्टॉल्स आते हैं। इसके अलावा वो होती है रीड आफ्टर रीड होती है, फिर राइट आफ्टर राइट होती है। तो रीड आफ्टर रीड जैसे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, राइट आफ्टर राइट होता है। फिर तीसरा होता है राइट आफ्टर रीड। ठीक है, ये हम लोग की एंटी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ आप देखो देयर इज एन एंड देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I5। सो I2 एंड I5 के बीच में कोई है एंटी डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे R7 में राइट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ R1 रीड क्यों देखना है, रीड आफ्टर रीड, पहले रीड होगा उसके बाद राइट होगा। तो यहाँ पे R1 रीड हो रहा है, यहाँ पे R3 रीड हो रहा है, तो क्या यहाँ पे R1 या R3 में से कुछ भी राइट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो S1 क्या होगा, हम लोग का रॉन्ग ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो उसके बाद क्या कहा जा रहा है, देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I4। I2 तो यही, I4 ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R1 रीड हो रहा है, R3 रीड हो रहा है, तो यहाँ पे देखो R3 राइट हो रहा है, तो यहाँ पे एंटी डिपेंडेंसी है, तो S2 तो ट्रू है। उसके बाद देखते हैं विद इन एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एन एंटी डिपेंडेंसी ऑलवेज क्रिएट वन और मोर स्टॉल। ठीक है, यानी एक ही एक से ज़्यादा स्टॉल्स आ सकते हैं एंटी डिपेंडेंसी। तो हम वैसे मैंने बोला था केवल एक रीड आफ्टर राइट, यानी जिसको हम रॉ बोलते हैं, वही इकलौती ऐसी डिपेंडेंसी है जिसके वजह से स्टॉल्स आ सकते हैं, उसके अलावा कभी नहीं आते। और यहाँ पे ऑलवेज क्रिएट वाला तो टोटली अपोजिट है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया S2 और यहाँ पे S3 गलत होगा, सिर्फ सॉरी S1 और S3 गलत होगा, सिर्फ S2 सही होगा। है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे अगर ये होता है कि कैन पूछा होता है तो यहाँ पे ट्रू होता है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मैं इसका केस बताऊँ, जब भी क्या बोल सकता हूँ, कोई भी शेयर्ड मान लो कोई रिसोर्स वगैरह है ना, तो उस केस में हम लोग का आता है। बहुत एटी डिटेल में हम लोग को इसे नहीं जाना, बट जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। ऑलराइट, सो हम आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है NNET टाइप का क्वेश्चन है और 2015 में 2 मार्क्स के आया था। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन गिवन द बिलो, गिवन बिलो, मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन
सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब सीक्वेंस R0 to R8 आर जनरल पर्पस रजिस्टर इन द इंस्ट्रक्शन shown below if the register stored the result of the operation performed सेकेंड एंड थर्ड रजिस्टर। ओके ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रजिस्टर है वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है रिजल्ट। सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे यहाँ पे दिया है, दिस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर विथ 4 स्टेज। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी 4 है। क्या इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड एक ही साइकिल में हो जा रहा है, ठीक है, मतलब इस साइकिल नहीं बोलेंगे, एक ही स्टेज में हो जा रही है, ज़्यादा बेटर वर्ड है। तो इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड एक ही साथ हो जा रहा है। फिर ऑपरेंड फेज हो गया, ऑपरेंड फेज हो उसके बाद परफॉर्म्ड ऑपरेशन हो गया एंड फोर राइट बैक, ठीक है ठीक है। तो ये हम लोग का 4 स्टेजेस हैं। और देखो सिर्फ की एग्जीक्यूशन वाले को छोड़ के यानी परफॉर्म ऑपरेशन इसको बोला गया, सब एक साइकिल लेते हैं। और ऐड जो है वो क्या 3 क्लॉक साइकिल लेता है, मल्टीप्लाई जो है 5 क्लॉक साइकिल लेता है फॉर परफॉर्म्ड ऑपरेशन, ठीक है ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग कल देखे, उसके पहले जो डीपीपी वगैरह सॉल्व किए तो उसमें भी देखे हैं। द पाइपलाइन प्रोसेसर यूजेस ऑपरेशन ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, हाँ ठीक है। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग मैंने बताया ना, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग ये करते हैं तो हम लोग का जितनी भी डिपेंडेंसी डेटा डिपेंडेंसी होती है ना वो हट जाती है, मतलब उसकी वजह से कोई स्टॉल्स नहीं आते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पीओ यूजेस सॉरी ऑपरेंड फॉरवर्डिंग फॉर पीओ स्टेजेस ऑफ ऑपरेंड फेच स्टेज, ठीक है। द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल टेकन फॉर एग्जीक्यूशन अबव सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सिमिलर हम लोग को क्या यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी वाला फैक्टर हटा देना है। हम लोग सिर्फ क्या स्ट्रक्चर हजार्ड जो होता है वो लगाना है, डेटा हजार्ड नहीं आएगा। यानी जो डेटा हजार्ड की वजह से स्टॉल्स आ रहे हैं वो नहीं लगेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर सिंपल से टीएन पूछा गया ना, क्लॉक साइकिल पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ क्लॉक, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितने लगेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस के माइनस 1 ये हो गया। और प्लस क्या होगा स्टॉल्स हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 हो गया। अब स्टॉल्स निकालें, स्टॉल्स कैसे निकालें, तो सबसे पहले स्टॉल्स किस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक आ रहा है एडिशन वाले ऑपरेशन की वजह से, एक आ रहा है सब्ट्रैक्शन। अच्छा एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही क्या बोला 3 क्लॉक साइकिल लेते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक साथ निकाल सकते हैं, राइट। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कितनी एडिशन है कितनी सब्ट्रैक्शन है, तो 1 एडिशन और 1 सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। टोटल 2 ऑपरेशन है। सो 2 ऑपरेशन है और हर के लिए क्लॉक कितने 3 क्लॉक है, आइडियली में 1 होना चाहिए, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आ गया प्लस। अब उसके अलावा क्या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बचा हुआ है ना। तो मल्टीप्लीकेशन कितने क्लॉक साइकिल ले रहा है, एक सेकंड सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड पीओ स्टेज टेक 1 क्लॉक साइकिल फॉर, अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन की वजह से कोई स्टॉल्स नहीं आ रहा, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से कोई स्टॉल्स नहीं आ रहा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की वजह से आ रहा है। सो मल्टीप्लीकेशन 3 क्लॉक साइकिल ले रहा है, तो 1 मल्टीप्लीकेशन है और वो कितना 3 क्लॉक साइकिल 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। उसके अलावा 1 क्या है हम लोग का डिवीजन, और वो कितना ले 5 क्लॉक साइकिल, राइट। 5 क्लॉक साइकिल 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 7 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ से कितना 13 आ गया, ठीक है। तो 13 क्या होगा हम लोग का आंसर होगा, तो यहाँ पे कितना 13 आ गया, राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2012 में 1 मार्क्स का आता है। रजिस्टर रीनेमिंग इज डन पाइपलाइनिंग प्रोसेसर, ठीक है। रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन द पाइपलाइन प्रोसेसर्स, ठीक है। रजिस्टर रीनेमिंग पाइपलाइन प्रोसेसर कौन से पार्ट में होती है, ठीक है, मतलब डन इन पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है। एन अल्टरनेटिव टू रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर रीनेमिंग हम लोग कब करते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाए। पहले देखो एक्चुअली रजिस्टर नेमिंग क्या होता है, ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पता होगा तभी हो पाएगा। तो मैं इसको बता, रजिस्टर नेमिंग क्या होता है, जैसे जैसे वॉर वगैरह होती है, ठीक है, WAW हो गया या फिर WAR हो गया, ये सब काइंड का हजार्ड आते हैं। तो उसमें क्या होता है सीक्वेंसिंग वगैरह, और जैसे मैंने बोला शेयर्ड मेमोरी लोग शेयर्ड रिसोर्सेज को जब हम लोग एक्सेस करते हैं तो वहाँ कुछ हजार्ड आती है, ठीक है। तो जब ये सब हजार्ड वगैरह आता है तो उसको हैंडल करने के लिए यूज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी होगा, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो याद रख सकते हैं, और वैसे भी इसको एलिमिनेट करके भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एज एन अल्टरनेटिव टू रजिस्टर एलोकेशन एट कंपाइल टाइम। तो क्या कंपाइल टाइम पे देखो क्या होता है, ये देखो क्वेश्चन द प्रोसेस है वो क्या बोलते हैं सीओए का था।
तो इसमें कंपाइल टाइम का कुछ यूज़ भी नहीं आता, ठीक है। तो वैसे भी रजिस्टर एलोकेशन कंपाइल टाइम में कंपाइलर की प्रॉब्लम होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सीयूआई की प्रॉब्लम नहीं होती, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है क्या होते हैं कंपाइलर में रजिस्टर नेमिंग रीनेमिंग कभी नहीं होती, मतलब कभी नहीं, मतलब होती है बट समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये सीओई का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हम लोग का ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर उसके बाद देखो, फॉर इफिशियंट एक्सेस टू फंक्शनल पैरामीटर लोकल वेरिएबल, देखो ये ऑप्शन मेरे को थोड़ा सही लग रहा था, बट फिर मैंने सोचा रजिस्टर रीनेमिंग करने से हम लोग क्या फंक्शनल के जो लोकल वेरिएबल ग्लोबल फंक्शनल पैरामीटर को, मतलब रजिस्टर रीनेमिंग करने से पैरामीटर क्या लेना देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद एज अ पार्ट ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन, तो एड्रेस ट्रांसलेशन करने रजिस्टर नियम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम ऑप्शन सी को ट्रू कर सकते थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 को देख लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 2010 में 2 मार्क्स क्या था। 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर हैज इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, ये सब वही सेम ऑपरेशन है, और नॉर्मली 1 साइकिल लेते हैं, बट जो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन वाला फेज है वो एडिशन और सेमी ऑपरेशन लेता है। ये सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं मेरे ख्याल से ना, तो इसका आंसर 16 आया था क्या मेरे ख्याल से। वेट कौन है, यही वाला क्वेश्चन था। हाँ ये तो है 13, तो इसका ऑप्शन ए होगा ना। सेमी क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर गया क्या। हाँ तो 3 क्लॉक साइकिल, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 और 5 है, बाकी तो सेम ही है ना। तो थोड़ा सा अलग है, तो 6 और 5 है, तो काम करते हैं उसको दोबारा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल इसमें पूछा गया है, तो देखो जैसे ये सॉल्व किया तो सेम यही तरह करना है इसको भी, तो यहाँ पे हम लोग क्लॉक साइकिल कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है इसमें, एन की वैल्यू यहाँ पे I0 से I3 4 है, तो 4 और 5 से पाइपलाइन है, तो 5 -1 हो गया, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉल्स कितने आएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से 0 स्टॉल आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन की वजह से 2 स्टॉल आ रहा है, और कितने मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस डिवीजन की वजह से कितना स्टॉल्स आ रहा है, डिवीजन की वजह से 5 स्टॉल आ रहा है, और एक डिवीजन है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 और 4 कितना 8 हो गया, और ये प्लस होगा एक्चुअली बीच में, 5 2 क्या 7 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, तो 15 ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। बट देखो सेम क्वेश्चन है, देखो रिपीट है काइंड ऑफ, ये कह सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, बस वो खाली 2 जगह चेंज हो गया, स्टेज 5 कर दिया गया, और जो डिवीजन स्टॉल्स है उसको एक बढ़ा दिया गया बस। ओके, सो हम लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ये जो लाइन लिखी गई कॉमन है फॉर 25 और 26 के लिए, ठीक है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, और गेट 2008 में 2 मार्क्स का आया था। द फॉलोइंग कोड इज टर्न ऑन अ पाइपलाइन प्रोसेसर विथ 1 ब्रांच डिले स्लॉट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है, द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे आगे कुछ दिया गया है। पहले ये मेन डेटा वो पढ़ना भूल गया मैं। डिलेड ब्रांचिंग कैन हेल्प इन हैंडलिंग कंट्रोल हैजार्ड, कंट्रोल मतलब भाई जो ब्रांचिंग के थ्रू हैजार्ड आता है उससे हम लोग कंट्रोल हैजार्ड बोलते हैं, राइट। ठीक है, अब फाइनली लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए वो हम लोग को हिंट दे रहा है कैसे उसको सॉल्व करना है, तो ब्रांचिंग को डिले कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या कंट्रोल हैजार्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। अब जो क्वेश्चन 25 में क्या कहा जा रहा है, फॉलोइंग कोड इज रन ऑन अ पाइपलाइन प्रोसेसर विथ 1 ब्रांच डिले स्लॉट, ठीक है, नहीं ब्रांच को डिले करने के लिए 1 स्लॉट है, ठीक है। अब एक स्लॉट में जनरली क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन आ सकता है, यानी एक इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू ब्रांच को डिले कर सकते हैं। अब ब्रांच को डिले करने का मतलब ये है कि ब्रांच के बाद वो इंस्ट्रक्शन लगा दो, जब तक क्या ब्रांच डिसाइड हो तब तक क्या वो इंस्ट्रक्शन रन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हम लोग को हजार्ड आता है ना वो नहीं आएगा, यानी जो हम लोग को स्टॉल्स आते हैं एक्स्ट्रा वो नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे I1 I2 I3 I4 है, इन सब में से किसी एक को अगर मैं नीचे रख दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, हजार्ड आ रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन I1 I2 I3 I4 कैन legitimately copy the delay slot without any other program modification, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम I4 को यहाँ रखें कि I3 को रखें कि I2 को रखें कि I1 को रखें, किसको रखें यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग को डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग उसको रखेंगे जिसकी वजह से, इसको हटाने से, जिसको मतलब यहाँ से मूव करने से जो मतलब प्रोग्राम का रिजल्ट है ना उस पर कभी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है।
सो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं I1 की बात करूँ, ठीक है, I1 से स्टार्ट करते हैं, तो I1 को अगर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव करता हूँ, तो I1 पे जो रिजल्ट है वो R2 में स्टोर हो रहा है। अगर R2 कहीं यूज हो रहा होगा तो मैं नहीं हटा पाऊंगा ना I1 को। R2 का देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम लोग I1 को तो नहीं रिमूव कर सकते हैं, I1 तो यहाँ फिक्स है। ठीक है, उसके बाद I2 की बात करते हैं। I2 में देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो R4 में लिख रहा है, लिखा जा रहा है, और R4 का यूज कहाँ हो रहा है, I4 का यूज हो रहा है यहाँ पे, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, R4 का यूज और कहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ यहाँ तो ले ही रहे हैं ना, एक सेकंड समय अभी ना, मेमोरी के जो R4 यानी R4 के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसको तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे रीड करने के लिए, यानी R4 के अंदर जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस की जॉब में उस एड्रेस पे जो मेमोरी है, जो मेमोरी के उस एड्रेस पे जाओ, ठीक है, जो R2 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो R2 यहाँ पे हम लोग, सॉरी R4 है, R4 का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट। सो हम लोग I2 को भी नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद I3 की बात करते हैं। I3 में क्या, ऐड R1, R1 में R1 का रिजल्ट आ रहा है, R1 तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो इसको भी नहीं हटा सकते हैं। सो बचा क्या, अगर मैं I4 को यहाँ से हटा देता हूँ, सो I4 को यहाँ से यहाँ मूव कर दूँ, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ जो R4 के जो भी है, R1 तो ऑलरेडी स्टोर हो गया, R4 में जो कंटेंट है वो ऑलरेडी स्टोर है, तो मूव कराना वो ब्रांच की बात भी हम लोग करा सकते हैं, उससे कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आने वाला। सो I4 यानी आई जो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी है, वो हम लोग का राइट आंसर बन जाएगा। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2008 में ही आया था, और जो इसी का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, 25 और 26 के आपस में लिंक क्वेश्चन है। ठीक है, द डिलेड ब्रांचिंग कैन हेल्प इन द हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल हैजार्ड। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे भी दिया, सेम स्टेटमेंट क्या है, ये देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखा गया है। अब आगे देखो, फॉर ऑल डिलेस कंडीशन ब्रांच इंस्ट्रक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंडीशन इवेल्युएशन इवेल्युएट टू ट्रू और फॉल्स। अच्छा, यानी कि मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डिलेड ब्रांचिंग उससे क्या हो रहा है, अगर ब्रांच जो टेक लिया जा रहा है चाहे नहीं लिया जा रहा है, इससे नहीं मतलब है, और चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे ना ट्रू हो, हमेशा जो कंट्रोल हजार्ड जो आता है उससे हम लोग को जो भी स्ट्रॉस आते हैं उसको नहीं, उसको स्ट्रॉस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग the conditional branch instruction is memory is executed, exception, the instruction following the condition branch instruction in the memory is executed। ओके ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहा जा रहा है कि फॉर ऑल द डिलेस कंडीशन। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर ऑप्शंस में आते हैं। तो यानी कि वही है कि हम लोग को ब्रांचिंग आ रही है, तो ब्रांच लेना है कि नहीं लेना उसकी बात हो रही है। तो देखो इसमें क्या है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी इज एग्जीक्यूटिव। मेमोरी वाला प्रोग्राम काउंटर पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी में, क्योंकि अभी देखो ये क्वेश्चन किए थे तो इसमें क्या था, हम लोग I4 को ब्रांच की बाद एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि हम लोग जो स्टॉल से वो हट रहे थे, इससे हम लोग ब्रांच डीलिंग बोले थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन का ट्रू हो सकता है, अगर इससे बेटर ऑप्शन कोई मिल गया तो वो भी ट्रू होगा। और यहाँ पे देखो, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द फॉल थ्रू मतलब जैसे I1 है, यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन है मान लो। ठीक है, ये हम लोग का ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके बाद I2 है, फिर I3 है, देन I4 है। ठीक है, तो I1 जो टारगेट जो है I4 है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो हम लोग I2 का एग्जीक्यूट करेंगे या तो हम लोग I4 का एग्जीक्यूट करेंगे। ये डिपेंड करता है कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, इस पे डिपेंड। तो ये हम लोग को नॉर्मल क्या होता है, फ्लो होता है। तो फॉल थ्रू मतलब I1 के बाद जो I2 आता है, जो अगला इंस्ट्रक्शन है उसे हम लोग फॉल थ्रू इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉल थ्रू मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्या ये हमेशा होगा कि नहीं होगा, बट हमेशा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिपेंड करता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन में। तो ये तो गलत है। और सिंपली यहाँ देखो, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टेक इन द पाथ, यानी कि I4 की बात कर, क्या हमेशा I4 एग्जीक्यूट होगा, नहीं। अगर फॉल्स है तो हम लोग का I2 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद देखो, द ब्रांच टेक्स लॉन्गर टू एग्जीक्यूट देन एनी अदर इंस्ट्रक्शन। तो क्या ये कोई ब्रांच लेने का कोई मेथड होता है क्या, कि इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, कितना एग्जीक्यूट होने में टाइम हो, तो उसके बाद जो ब्रांच लेंगे, तो ये इसके बेसिस तो गलत है। नहीं, ऑप्शन ए क्या है, वही हम लोग का इकलौता ट्रू ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। और लेट्स सो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और इसमें देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, गेट 2008 में 2 मार्क्स का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू इन पाइपलाइन प्रोसेसर। ठीक है, तो नॉट ट्रू की बात कर रहा है। ठीक है, ये फॉल्स की बात कर रहा है। बाईपासिंग कैन हैंडल ऑल द रॉ हजार्ड। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर ट्रू ट्रू फॉल्स में आते हैं। रजिस्टर रीनेमिंग कैन एलिमिनेट ऑल द रजिस्टर कैरिड वॉर हजार्ड। ठीक है, कंट्रोल हजार्ड
पेनल्टीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय डायनेमिक ब्रांच प्रिडिक्शन। ठीक है, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है, राइट। अब एक एक करके समझते क्या है। तो हमसे बाई पासिंग, सो बाई पासिंग करने का क्या मतलब है, जो हमने अब तक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे ना, जहाँ पे ऑपरेंड फॉरवर्डिंग है। सो रेडी से लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑपरेंड फॉरवर्डिंग की बात कर रहा है, ठीक है, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। तो क्या ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से ऑल क्या बोलते हैं रीड आफ्टर राइट हजार्ड एलिमिनेट हो सकते हैं? नहीं, कभी भी कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे कि 100% हम लोग गारंटी के साथ बोल दें कि सभी हजार्ड हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल वर्ड है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल वर्ड नहीं है, सम केसेस में हो जाता है, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने देखा था, बट ऐसा नहीं हमेशा होगा। तो ये वाला क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखो, रजिस्टर रीनेमिंग कैन एलिमिनेट ऑल द रजिस्टर कैरीड रीड आफ्टर राइट। तो देखो रजिस्टर एंड रीनेमिंग, राइट, तो रजिस्टर रीनेमिंग की बात करें तो वहां पे इसका यूज होता है, तो ये रजिस्टर रीनेमिंग से और भी जितने भी राइट आफ्टर रीड है वो एलिमिनेट हो जाती है, ये ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या है, खाली इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, तो अगर इन्फॉर्मेशन पता है तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंट्रोल हैजार्ड पेनल्टीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय डायनेमिक ब्रांच प्रिडिक्शन, ठीक, कंट्रोल हैजार्ड पेनल्टीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय डायनेमिक ब्रांच प्रिडिक्शन। जो डायनेमिक ब्रांच प्रिडिक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्रांच टाइप के क्या बोलते हैं हजार्ड को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें, बट पूरा कंट्रोल हजार्ड को नहीं मेंशन कर, कंट्रोल हजार्ड में और भी तरह के मतलब जो हजार्ड आते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्रांच प्रिडिक्शन की वजह से ब्रांच टाइप के जो हजार्ड आ रहे हैं, ब्रांच जो कंट्रोल हजार्ड में एक ब्रांच टाइप का हजार्ड है, उसके लिए और भी हजार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो सब हजार्ड तो आएंगे ही आएंगे, बाकी जो जो ब्रांच की वजह से आ रहा था वो नहीं आएगा खाली। सो यहाँ से फॉल्स फॉल्स और ये ट्रूथ, यानी फर्स्ट एंड थर्ड यही हम लोग को फॉल्स है, तो नॉट ट्रू यानी फॉल्स पूछा गया, फर्स्ट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, आज सीओए का जो ऑफिशियल सिलेबस है, मतलब जो पीवाईक्यू डीपीपी हम लोग सॉल्व करने था, वो हम लोग सब सॉल्व कर लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है, राइट। सो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, द एंड, राइट। सो सीओए का ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है फिलहाल के लिए, और फ्यूचर में कभी हम लोग दोबारा इसको रिवाइज करने के लिए पीवाईक्यू डीपीपी सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। वरना आप आज के लिए फिर इतना ही, हाँ ठीक है। तो अब कल से क्या है, मैं वापस से अपना ट्रांसपोर्ट लिया तो फिनिश हो गया था कंप्यूटर नेटवर्क में, एप्लीकेशन लेयर बचा हुआ था ना। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, राइट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।